कामिनी एक छोटे परिवार से थी। वह अपने मम्मी पापा और एक छोटे भाई के साथ लखनऊ में रहती थी। कामिनी शुरू से ही पढ़ने में बड़ी मेधावी थी, जिस वजह से अपना कॉलेज खत्म करने के बाद उसकी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। कामिनी की शुरुआती तनख्वाह ही लगभग 30,000 रुपये महीना थी। कामिनी की इतनी अच्छी नौकरी लगने से परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। कामिनी के मम्मी पापा अब कामिनी के लिए एक अच्छा सा लड़का तलाशने लगे और बहुत जल्द ही एक होनहार लड़का ढूंढकर कामिनी के हाथ पीले कर दिए गए। कार्तिक और कामिनी की शादी काफी धूमधाम से हुई। नेहा का ससुराल भी काफी अच्छा था। उसके ससुराल में जेठ जेठानी, उनका एक छोटा लड़का और सासू माँ थी। बस ससुर जी का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। कामिनी भी खैर एक खूबसूरत और आकर्षक काया की मालकिन थी। गोरा रंग, गोल चेहरा, काले लंबे घने बाल जो उसके कमर को चूमते थे, 56 की लंबाई और साथ में एक भरा बदन उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। कामिनी ने बड़े ही कम समय में अपने ससुराल में सभी का दिल जीत लिया था। कार्तिक भी उसे दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था और उसे बहुत मानता भी था। दिन यूं ही हंसते खेलते बीतते चले गए। रोहन और कामिनी की शादी को पूरे 6 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी इतने सालों बाद भी अधूरी ही थी, क्योंकि उनकी गोद में अभी तक एक भी बच्चा नहीं आया था। उनके घर का आंगन अभी भी सूना ही पड़ा था। कामिनी इतने सालों से गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी कामिनी के प्रति कार्तिक का प्यार कभी कम नहीं हुआ। कामिनी ये जानती थी कि कार्तिक सिर्फ उसके प्यार की वजह से कभी भी कामिनी को बच्चे का ताना नहीं मरता, लेकिन ससुराल में एक औरत की बिना बच्चे के कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए कामिनी को ससुराल की ओर से अधिकतर किसी न किसी सुनने ही पड़ते थे। जबकि कामिनी एक बहुत ही सुशील और कामकाजी लड़की थी। उसके हाथों में जादू था। वो खाना बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनाती थी और पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। घर के सभी सदस्यों का बराबर से ध्यान भी रखती थी, पर फिर भी उसे सबके ताने सुनने पड़ते थे। कभी जेठानी कुछ बोल देती थी तो कभी नंद कुछ बोल देती थी, बल्कि कभी कभी कामिनी की सास कार्तिक से यहाँ तक कह देती थी कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बच्चा होगा। तू ऐसा कर कि तू दूसरी शादी कर ले, जिससे इस घर को एक वारिस, एक चिराग तो मिल सके, क्योंकि इस बांझ कलमुही से तो कुछ होगा नहीं। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर कामिनी बिल्कुल उदास हो जाती और अपने कमरे में जाके रोने लगती। कार्तिक अपनी माँ को डांटता और ऐसी बातें करने से रोकता, पर वो भी बेचारा क्या करे। वो कामिनी को भी समझाता कि माँ की बातों का बुरा मत माना करो, मैं तो तुम्हारा हूं ना, मैं थोड़ी किसी के पास जा रहा हूँ और मैं आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। ऐसे ही छोटी मोटी कहासुनी में दिन बीतते चले गए और कामिनी आए दिन किसी न किसी बात पर बच्चे के लिए ताने सुनती ही रहती। अब कार्तिक भी सभी को समझा समझा कर थक चुका था, बिल्कुल परेशान हो गया था। वो न तो अपनी भाभी को घर से बाहर निकाल सकता था और न ही अपनी माँ बहन को। इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद ही घर से चला जाएगा, जिससे कामिनी को घर वालों के तानों से छुट्टी मिल जाएगी और रोहन का दिमाग भी थोड़ा सुकून में रहेगा। तो वो एक दिन कामिनी को लेकर घर से दूर कहीं एक कमरा किराए पर लेकर रहने चला जाता था। अब इस नए घर में कार्तिक और कामिनी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन कार्तिक के बॉस का जन्मदिन था, तो वो मॉल में अपने बॉस के लिए एक गिफ्ट पसंद करने गया था। मॉल में टहलते टहलते अचानक उसकी नज़र दूर खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसे लगा कि कहीं ये उसकी पत्नी कामिनी तो नहीं। तो कार्तिक थोड़ा सा आगे बढ़कर देखता है तो हाँ, ये तो कामिनी है और उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। कामिनी और वो लड़का दोनों आपस में खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे, जिसे देखने से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रोहन ये सब देखकर थोड़ा चौंका और उसे कुछ शक भी हुआ, पर उसने अपना दिमाग साफ किया और ये सोचा कि अरे जो कोई भी होगा, कामिनी घर पहुंचकर तो मुझे बता ही देगी। और वो अपने बॉस के लिए गिफ्ट लेकर वहां से चला गया। शाम को जब कार्तिक घर लौटा तो कामिनी ने दरवाजा खोला। कार्तिक को थका हुआ देखकर कामिनी ने पूछा, क्या हुआ, काफी थके हुए लग रहे हो। तो कार्तिक ने बताया कि आज बॉस का जन्मदिन था, तो उसी में काफी थकान हो गई। कामिनी कहती है, ठीक है, आप कपड़े चेंज कर लो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो कार्तिक इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए वॉशरूम में चला जाता है और मुंह हाथ धोकर फिर से कमरे में आकर सोफे पर बैठ जाता है।
कामिनी गर्मागर्म चाय लेकर आती है और कार्तिक को देती है। कार्तिक चाय पीने लगता है और इंतजार करने लगता है कि अब शायद कामिनी उसे कुछ बताए, पर कामिनी अपने घर के काम में जुटी रहती है। तो काफी देर बाद जब कार्तिक से बर्दाश्त नहीं होता तो वो पूछ ही बैठता है कि कामिनी आज कहीं गई थी क्या। तो इस पर कामिनी कार्तिक को बताती है कि हाँ, आज मैं मॉल गई थी कुछ सामान लेने, और जो सामान वो मॉल से लाई थी उसने सब कार्तिक को दिखाया, पर उस लड़के के बारे में उसने कार्तिक को कुछ भी नहीं बताया। अब कार्तिक को थोड़ा थोड़ा कामिनी पर शक होने लगा था कि कामिनी ने उसे बाकी सारी चीजें बता दी, पर उस लड़के का कोई भी जिक्र नहीं किया। आखिर क्यों? पर कार्तिक अपने अंदर उमड़ते सवालों के समंदर को शांत करके बिना कुछ कहे चाय पीने लगता है। कुछ दिनों बाद कार्तिक फिर से उसी लड़के के साथ कामिनी को मार्केट में देखता है, पर कार्तिक फिर भी शांत ही रहता है। पर फिर कार्तिक अधिकतर कामिनी को उस लड़के के साथ इधर उधर देख ही लेता था। एक दिन कार्तिक अपने घर के गेट पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक ही उसने बाइक रोक दी। उसने देखा कि वही लड़का कामिनी को अपनी बाइक पर बिठाकर घर तक छोड़ने आया था, और बाइक से उतरने के बाद दोनों हंस के बातें कर रहे थे। कार्तिक ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाता है, पर वो कामिनी से इस बात की कोई भी चर्चा नहीं करता है, क्योंकि कार्तिक कामिनी से बहुत प्यार करता था और उसे डर था कि कहीं उसकी किसी रोक टोक की वजह से कामिनी उसे छोड़कर चली न जाए। एक दिन कार्तिक सुबह सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था और कामिनी बाथरूम में नहा रही थी। तो कामिनी का फ़ोन बजने लगता है। कार्तिक उठ के जाता है और फ़ोन उठा लेता है। इससे पहले कि कार्तिक इधर से हेलो बोल पाता, उधर से एक आवाज़ आई कि कार्तिक, कामिनी से कह देना कि मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, और कार्तिक तुम भी घर पर ही रहना, मुझे तुमसे भी कुछ जरूरी बात करनी है कामिनी के बारे में। अब फ़ोन करते ही कार्तिक एकदम से चौंक जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आता कि आखिर उस लड़के को मेरा नाम कैसे पता चला और वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है। कहीं उस लड़के और कामिनी के बीच में कुछ गलत तो नहीं, कहीं कामिनी मुझे छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रही। इसी उधेड़बुन में कार्तिक फंसता ही जा रहा था और चकराता जा रहा था, पर उसे उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। कार्तिक के मन में अच्छे कम और बुरे ज़्यादा ख्याल आ रहे थे। उसे लगने लगा कि कहीं कामिनी मुझसे तलाक तो नहीं चाहती, कहीं वो लड़का यही बात करने तो नहीं आ रहा। एक साथ इतनी सारी बातें सोचकर कार्तिक बिल्कुल उदास हो गया और कामिनी के साथ बिताए गए हसीन पलों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक उठे और धीरे धीरे कार्तिक अपनी और कामिनी की यादों में इतना खो गया कि वो फुट फुट कर रोने लगा। तभी कामिनी भी नहाकर बाथरूम से निकली और कार्तिक को रोता देख दौड़कर कार्तिक के पास गई और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली कि क्या हुआ कार्तिक, तुम रो क्यों रहे हो, सब ठीक तो है ना। पर कार्तिक खुद में अंदर से इतना टूटा हुआ और गुस्से में था कि उसने कामिनी को झटक दिया और एक और धक्का दे दिया। कामिनी के पैर गीले थे, जिस वजह से वो फिसलकर पास में ही रखे एक स्टूल से जा टकराए और बेहोश हो गई। कार्तिक ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की और जैसे ही उसके सर पर हाथ लगाया तो कामिनी का सर का पिछला हिस्सा खून से लथपथ था, जिसे देखकर कार्तिक बिल्कुल डर गया और रोते रोते चिल्लाने लगा, उठो कामिनी उठो, मुझे माफ कर दो। पर कामिनी तो बेहोश थी। फिर कार्तिक को होश आया और वो अंदर कमरे में जाकर पट्टी और दवा ढूंढने लगा, और दवा ढूंढते ढूंढते उसे दवा के डिब्बे में एक चिट्ठी दिखाई दी। कार्तिक उसे खोल के पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि प्रिय कार्तिक, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाह रही थी कि मैं अपना इलाज एक डॉक्टर से करवा रही थी, और वो डॉक्टर मेरा कजिन भाई है, और कार्तिक मैं उसी के इलाज और मेहनत की वजह से 1.5 महीने से गर्भ से हूँ, और उसने कहा है कि सारे टेस्ट्स नॉर्मल आए हैं और अब की बार सफलतापूर्वक हम दोनों माता पिता बन जाएंगे। मैं कुछ दिनों में उसे घर पर खाने के लिए बुलाने वाली हूँ, तो तुमसे भी मिलवाऊंगी। कार्तिक अभी चिट्ठी पढ़ी रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कार्तिक दौड़कर दरवाजा खोलता है तो सामने वही नौजवान लड़का खड़ा होता है जिससे कामिनी मिलती थी। कार्तिक के कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठता है, और कार्तिक कैसे हो तुम, शायद मुझे नहीं पहचानते, मैं कामिनी का भाई अरुण हूँ। अभी कुछ देर पहले मुझसे ही तुम्हारी बात हुई थी। अरुण कामिनी को ढूंढते हुए अंदर घुस आता है। तभी फर्श पर पड़ी खून से लथपथ कामिनी पर अरुण की नज़र पड़ती है। वो चौंक जाता है और दौड़कर कामिनी को उठाकर अस्पताल पहुंचाता है।
पर अस्पताल पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है और कामिनी कोमा में पहुंच जाती है और अपने पेट में पल रहे अपने बच्चे को भी खो देती है। कार्तिक को जब यह सब पता चलता है तो फूट फूट कर रोना लगता है और कामिनी के पैर के पास बैठकर उसके पैरों को पकड़कर उससे बार बार माफी मांगने लगता है, पर अफसोस अब कोई फायदा नहीं था। कार्तिक की एक गलतफहमी की वजह से एक जान तो चली ही गई और दूसरी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। कार्तिक को इस बात का बेहद अफसोस था, पर हाथ में कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, सिर्फ शक के बिना पर हमें कभी भी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए जब तक हमारे पास कोई भी ठोस सबूत ना हो, क्योंकि इस संसार में लगभग हर समस्या का हल है, पर गलतफहमी और शक का कोई भी इलाज नहीं है। एक शक और गलतफहमी की ही वजह से कार्तिक और कामिनी की हंसती खेलती जिंदगी उजड़ गई। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक और चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब, को प्रेस करके कर ले पास ही दी के बेल ऑल पर जरूर सेट कर लें। मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक और चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब, को प्रेस करके कर ले पास ही दी के बेल ऑल पर जरूर सेट कर लें। मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।